नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका आरके कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इस नियम को टीचर कितना भी समझा दे, बच्चों का कुछ ना कुछ डाउट रह ही जाता है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ आपका एम्पियर सर्किटल लॉ से कोई भी डाउट नहीं बचेगा। आइए आप लोग हेडिंग लगा लें, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। आइए समझते हैं। एम्पियर एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम, एम्पियर एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है ये? तो किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र, किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र एवं अल्पांश के अदिश गुणनफल का रेखीय समाकलन उस पथ के अंदर उपस्थित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। समझते हैं नियम को? क्या कहता है कि किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश के अदिश गुणनफल का रेखीय समाकलन उस पथ के अंदर उपस्थित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। आइए समझते हैं। जैसे मान लिया कि किसी बंद पथ में चुंबकीय क्षेत्र कितना है B, और उस चुंबकीय क्षेत्र में हमने लिया अल्पांश dl, तो इसका अदिश गुणनफल और इसका रेखीय समाकलन उस पथ में बह रही कुल धारा का, उस पथ के अंदर, ध्यान देना, उस पथ के अंदर बह रही कुल धारा का। तो मान लिया हमने उस पथ के अंदर जो कुल धारा है I इनसाइड, ये हमने लगा दिया कि उस पथ में कुल धारा इतनी बह रही है। ये सिग्मा यही डिनोट करता है कुल धारा का सिंबल है, मतलब सॉरी, कहीं भी अगर हम सिग्मा लगा दें तो इसका मतलब होता है टोटल क्वांटिटी का सम। तो यहाँ पर ये कुल धारा का सम है, ठीक है। इसका म्यू नॉट गुना होता है, यही तो कहता है, हम कहते हैं कि किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश के अदिश गुणनफल, ये देखो डॉट प्रोडक्ट लगा, अदिश गुणनफल का रेखीय समाकलन उस पथ के अंदर इनसाइड उपस्थित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दो तार है, इस तार में धारा बह रही है I1 और इस तार में धारा बह रही है I2, और हमें इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग इस पॉइंट से होता हुआ एक लूप खींचो, और लूप इस प्रकार से खींचो कि जिस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वो पॉइंट इस लूप के परिधि पर आ जाए। खींच लिया। उसके बाद इस लूप पर कहीं भी एक छोटा सा अल्पांश ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो छोटा सा अल्पांश, और वहां पर मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है B है। तो अगर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B है तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र B होगा, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र B होगा। लूप के हर एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र B होगा। लूप के हर एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र B होगा, मतलब समान होगा। यहाँ B है तो यहाँ भी B, यहाँ भी B। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लूप का हर एक पॉइंट
हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, सेंटर से बराबर दूरी पर है, केंद्र से बराबर दूरी पर है, इसलिए सभी जगह चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। अब पहला डाउट तो ये है कि सर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बी क्यों होगा? तो ये डिसाइड नहीं है, ये डिसाइड नहीं कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बी है। अरे इसको हम मानते हैं, हमने मान लिया कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, और यही तो एम्पियर का नियम है कि यहाँ पर आप कुछ चुंबकीय क्षेत्र मान लो और बाद में एम्पियर का नियम लगा के इस बी का मान फाइंड कर लो, इस बी की वैल्यू फाइंड कर लो कितनी होगी, और जब इस बी की वैल्यू आ जाएगी तो यही इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र इक्वल है। समझ गए क्या होता है? इसमें अजम्पशन मानना पड़ता है, एम्पियर लॉ का अजम्पशन कि अगर आप कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो उससे होता हुआ एक लूप खींचो और उस लूप पर अल्पांश ले लो, कुछ भी मतलब कहीं भी अल्पांश ले सकते हो, उस अल्पांश पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र आप मान लो। तो हमने मान लिया चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है। अब जब मान लोगे तो उसी की वैल्यू आ जाएगी, उसी की वैल्यू हमें फाइंड करके हमें पता चल जाएगा चुंबकीय क्षेत्र कितना। समझ गए बात को? ठीक है। अच्छा अब आओ, अच्छा एक पॉइंट और, सर इसको रेखीय समाकलन क्यों बोलते हैं? तो अब ध्यान से सुनना, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी भौतिक राशि का अगर कोण के सापेक्ष समाकलन किया जाए, कोण के सापेक्ष समाकलन किया जाए, मतलब किसी भी अगर राशि का आप समाकलन कर रहे हो तो किसी न किसी के सापेक्ष करना पड़ता है, कोण के सापेक्ष, लंबाई के सापेक्ष, पृष्ठ के सापेक्ष मतलब क्षेत्रफल के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष आपको क्या करना पड़ता है? समाकलन करना पड़ता है। तो अगर आप किसी भी भौतिक राशि का अगर आप कोण के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो तो उसको कोणीय समाकलन कहते हैं, कोणीय समाकलन। अगर आप किसी भी भौतिक राशि का अगर आप क्षेत्रफल के, अगर आप पृष्ठ के रेस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसको, तो इसको बोलते हैं पृष्ठीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन। इसी प्रकार से अगर आप किसी भी भौतिक राशि का अगर आप समाकलन कर रहे हो लेंथ के सापेक्ष, यही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लेंथ के सापेक्ष अगर उसका आप समाकलन कर रहे हो तो उसको बोलते हैं रेखीय समाकलन। समझ आया? रेखीय समाकलन मतलब ये अगर किसी भौतिक राशि का आप लंबाई के सापेक्ष अगर उसका समाकलन कर रहे हैं तो उस समाकलन को रेखीय समाकलन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस लूप के लिए इस नियम को लगाते हैं। तो B डॉट dl इक्वल, अच्छा यहाँ के अंदर कुल धारा कितनी है? तो I1 और I2, तो इन दोनों धाराओं को जोड़ लेंगे। सर क्यों जोड़ लेंगे? अगर दोनों धारा की दिशा एक ही है तो धाराओं को जोड़ लिया जाता है। अगर धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो एक धारा को पॉजिटिव और एक धारा को नेगेटिव मान के एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, मतलब घटा दिया जाता है, इनटू म्यू नॉट। हमने एम्पियर का नियम इस लूप के लिए लगा दिया। अब क्या था एम्पियर का नियम? कि किसी भी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश का अदिश गुणनफल, ये देखो डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है, अदिश गुणनफल उस पथ के अंदर उपस्थित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। समझ आया? अब एक केस और ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये तार है, इसमें धारा, ये तार है, इसमें धारा I1 ऊपर की ओर है, एक दूसरा तार है, इसमें धारा I2 नीचे की ओर है, और इस पॉइंट पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग इसके चारों तरफ एक लूप खींचो और लूप इस प्रकार से होना चाहिए कि ये पॉइंट P इसके सरकमफ्रेंस पर आ जाए, इसकी परिधि पर आ जाए। अब हम इस पर एक dl लेते हैं, मतलब अल्पांश लेते हैं, कहीं भी ले लो, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र B है। अब इस dl और इस dl और b का समाकलन कर दो। क्या कर दो? समाकलन कर दो इसका आदेश गुणनफल करा के। तो ये होगा क्या? म्यू इनसाइड, सॉरी I इनसाइड इनटू म्यू नॉट, ये होगा। अच्छा अब I इनसाइड क्या है? तो I इनसाइड यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर आप अजम्पशन मानोगे कि ऊपर जाने वाली धारा को प्लस और नीचे जाने वाली धारा को माइनस लेने पर, या आप इसका उल्टा भी मान सकते हैं।
कि ऊपर जाने वाली धारा को माइनस और नीचे आने वाली धारा को प्लस लेने पर। तो मैं अभी यहाँ पे यह जंक्शन ले रहा हूँ कि ऊपर जाने वाली धारा को प्लस और नीचे जाने वाली धारा को माइनस लेने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा I1 माइनस I2 और इनटू में म्यू नॉट। बोलो समझ आया? ये होता है एम्पियर का नियम। मुझे लगता है कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, ऐसा उम्मीद है। तो इसको आप नोट कर लें और हम अब इसके अनुप्रयोग पर बात करते हैं। हो गया? नोट कर लिए? आइए इसके अनुप्रयोग को देखते हैं। तो एम्पियर का अनुप्रयोग इसके अनुप्रयोग में हम सबसे पहले देखते हैं अनंत लंबाई। आप लोग हेडिंग लगा लें, अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र अच्छा के कारण चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, है ना। अब आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास, अच्छा इसको जो अनंत लंबाई का रेखीय चालक है, इसको और किसी नियम से फाइंड नहीं कर सकते क्या? इस अनंत लंबाई के चालक तार के कारण अगर मुझे कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो उसके लिए क्या एम्पियर नियम ही जरूरी है? नहीं, बायो-सेवर्ट के नियम से भी इसको लाया जा सकता है। बट अभी हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? एम्पियर का नियम। एम्पियर के नियम से अगर हमारे पास कोई अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसको फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ किसका? एम्पियर के नियम का। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है, जो अनंत लंबाई का है, नीचे माइनस इंफिनिटिव और ऊपर प्लस इंफिनिटिव तक। अच्छा, इस पॉइंट P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस P पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, थोड़ा इसको नजदीक ले लेते हैं ये, और इस तार से इसकी दूरी कितनी है? r। तो अब एम्पियर का नियम यहाँ लगाएंगे और एम्पियर के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे कितना होगा। तो अगर यहाँ पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो एम्पियर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक लूप खींचो और इस प्रकार खींचो कि ये पॉइंट P इसके परिधि पर आ जाए। ठीक है, उसके बाद में इस लूप पर कहीं भी अल्पांश ले लो, क्या अल्पांश, और यहाँ पर क्या ले लो? चुंबकीय क्षेत्र मान लो। आप चुंबकीय क्षेत्र मान लो कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B है। इतना काम कर लो। उसके बाद में आपको एक चीज लिखना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र और इस डीएल की डायरेक्शन एक ही है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र और ये डीएल जो है हमारा अल्पांश है, इन दोनों की दिशा एक ही है। ये आपको मानना पड़ेगा, एम्पियर के नियम के अकॉर्डिंग आपको मानना पड़ेगा कि अगर हमारा डीएल इधर है तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही होगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आओ एम्पियर का नियम लगाते हैं। एम्पियर का नियम क्या कहता है कि वेक्टर B डॉट dl का रेखीय समाकलन। ठीक है, अच्छा हम ये मान लेते हैं कि इस तार में बहने वाली धारा कितनी है? I है, का रेखीय समाकलन कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है अंदर जो बह रही कुल धारा है उसका म्यू नॉट गुना होता है। समझ ले, इस लूप के अंदर कुल कितनी धारा बह रही है? I। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B।
यहाँ पर अल्पांश क्या है, dl। तो अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट का अगर परिमाण लिखा जाए तो वो हो जाता है ddl cos थीटा। अच्छा थीटा, यहाँ पर थीटा मतलब b और dl के बीच का कोण, तो b और dl के बीच का कोण क्या है, 0, क्योंकि हमने अजम्पशन लिया, हमने माना है कि b और dl की डायरेक्शन एक ही है। जब डायरेक्शन एक ही है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। अच्छा इस लूप के अंदर कुल कितनी धारा है, इस लूप के अंदर हमें दिख रही है कुल धारा क्या, I। अरे भाई ये लूप है, ये तार जा रहा है, इससे अंदर धारा कितनी जा रही है, I। तो उस लूप के अंदर टोटल धारा कितनी है, I। तो यहाँ पर हम केवल क्या लिख सकते हैं, I अब इनटू में म्यू नॉट। ठीक है, cos 0 का मान 1 होता है b dl, और cos 0 का मान 1 हो गया I इनटू में म्यू नॉट। अच्छा अब ये b देखो, b कांस्टेंट है। क्यों b कांस्टेंट है, क्योंकि जो b यहाँ है वही b यहाँ है, वही b यहाँ है, हर एक पॉइंट पर वही b है। अगर आप यहाँ पर भी dl ले रहे हैं तब, अगर अल्फांश ले रहे हैं तो जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, हर एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर b कांस्टेंट है, और कांस्टेंट चीजों को समाकलन से बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट चीजों को समाकलन से बाहर कर देते हैं। अच्छा इस dl का समाकलन क्या होगा, तो समाकलन का मतलब होता है कोई बहुत छोटी क्वांटिटी है तो उसके लिमिट में उसको बड़ा कर दो, अगर समाकलन कर रहे हो तो इस dl का समाकलन क्या हो जाएगा, l। बट l यहाँ पर क्या है, l तो पूरा लूप है, तो लूप। अच्छा अब लूप में क्या आएगा इसका l मतलब इसकी परिधि, तो यहाँ पर l ना लिखकर इस dl का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा 2 पाई r। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस लूप की त्रिज्या कितनी है, r, तो इसकी परिधि कितनी होगी, 2 पाई r। अच्छा 2 पाई r हो गया, I इनटू में म्यू नॉट। अब यहाँ पर b का मान देखो मिल गया, b का मान क्या होगा, इस म्यू नॉट को आगे लिख लो और I को पीछे लिख लो, और बटे में हो जाएगा 2 पाई r। तो यहाँ पर म्यू नॉट अपान में 2 पाई और I बटे में r, ये हमारा आ गया चुंबकीय क्षेत्र, और यही हमें फाइंड करना था। आ गया समझ, ठीक है, समझा दे एक बार फिर। देखो यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या करना था, इससे होता हुआ एक लूप इस प्रकार से खींचा कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था वो इस लूप के परिधि पर आ जाए। फिर उस लूप पर हमने कहीं भी एक dl ले लिया और वहां पर हमने मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है, b है। अब इस b और dl का रेखीय समाकलन कराया। जब रेखीय समाकलन कराया, डॉट प्रोडक्ट करके रेखीय समाकलन कराया, तो जो रेखीय समाकलन होता है उस लूप के अंदर बह रही कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। हमने कर दिया, b और dl की डायरेक्शन एक ही थी, इसलिए यहाँ पर जो cos थीटा के स्थान पे आ गया cos 0, cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 हट गया, b इंटू dl आ गया यहाँ पर। अच्छा b क्या है, b तो कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र समान था, इसलिए इसको समाकलन से बाहर कर दिया। इस dl को जब इंटीग्रेट किया तो dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, dl को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस परिधि के बराबर आ जाएगा। भाई dl बहुत बड़ा होकर क्या हो जाएगा, अपनी परिधि के बराबर हो जाएगा, तो परिधि का मान क्या होगा, 2 पाई r। क्यों, क्योंकि इस लूप का जो इस लूप की त्रिज्या है वो कितनी है, r है, तो यहाँ पर हो गया 2 पाई r। अब 2 पाई r को उधर भेज दिए। अच्छा अब इसको म्यू नॉट के नीचे क्या लिख दिए, 2y और I के नीचे r। ये सिस्टमेटिक तरीका है एम्पीयर के नियम को लिखने का, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट होता है अनंत लंबाई के रुजुरेखीय धारावाही चालक के कारण किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र। इसको आप इतना नोट कर लें, ये पहला अनुप्रयोग है तो नोट कर लिया। अब दूसरा अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे बेलन के कारण, हो गया। बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। अच्छा अब किसी बेलन के कारण अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो देखो, मान लो हमारे पास ये एक बेलन। अच्छा अब बेलन भी 2 टाइप का होता है, तो यहाँ पर मैं इस बेलन को अभी क्या लेके चल रहा हूँ, ठोस बेलन लेके चल रहा हूँ।
कौन सा बेलन? ठोस बेलन। अब इसको खोखला भी देखेंगे। और इस बेलन की त्रिज्या कितनी है? इस बेलन की त्रिज्या हमने मान लिया कि r है। अब यहाँ पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिसकी दूरी यहाँ से, इसकी दूरी जो है वो स्मॉल r है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। बेलन के कारण हमें बेलन के बाहर किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हमने मान लिया उसकी दूरी इस बेलन के केंद्र से कितना है? स्मॉल r है। अब अगर एम्पियर का नियम यहाँ पर लगा रहे हो और इसमें धारा बह रही है, इस बेलन में आई, इस बेलन में जो धारा बह रही है वो कितनी है? आई है। बेलन में बहने वाली धारा कितनी है? आई है। अब अगर एम्पियर का नियम यहाँ पर लगा रहे हो तो क्या करोगे? इससे होता हुआ एक लूप खींचो, खींच लिया। इस लूप की त्रिज्या कितनी हो गई? स्मॉल r। अब क्या करना है? यहाँ पर कहीं पर भी एक dl ले लो, मतलब अल्पांश ले लो, और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र मान लो b, और इसका क्या कर दो? डॉट प्रोडक्ट, इसका कर दो डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद में उसका कर दो रेखीय समाकलन। तो ये बराबर होगा म्यू नॉट सिग्मा i इनसाइड, सिग्मा i इनसाइड और इनटू में म्यू नॉट। अच्छा, अब b और dl की डायरेक्शन सेम ही है, इसलिए इसको हम लिख देते हैं b dl cos 0। और यहाँ पर i इनसाइड कितना है? तो केवल i ही है, ठीक है, इनटू में म्यू नॉट, इनटू में म्यू नॉट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो b dl है, इस b को बाहर करके इस dl का समाकलन कर देते हैं, और यहाँ पर i इनटू में हो जाएगा म्यू नॉट। अब dl का जब समाकलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 पाई r। और कौन सा r? जितनी ये त्रिज्या है लूप की, देखो ये लूप से बाहर हो गई त्रिज्या, इसको ऐसे करना है कि यहाँ से ले लो, ये हो गया r, ये लूप है थोड़ा गंदा बन गया, ठीक है। 2 पाई r i इंटू में म्यू नॉट, तो यहाँ पर b हमें मिल गया i इंटू में म्यू नॉट अपान में 2 पाई r। और फिर से वही निकल के आया जो हमारा अनंत लंबाई के, जो हमारा अनंत लंबाई के रेखीय धारावाही चालक तार के कारण आया था, वही यहाँ पर हमें फिर से मिल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा सिलेंडर है वो भी एक बेलनाकार, वो जो बेलनाकार सिलेंडर है वो भी हमारे चालक तार के जैसा ही होता है। हमारा तार भी तो सिलेंडर ही होता है, इसीलिए उसके बाहर के पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आया? उस धारावाही चालक तार के बराबर ही आया। अब बात इसमें ये करते हैं कि यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिया, तो पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा और इसके अंदर किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो अब हम इस पे केस लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या है? जब ये जो स्मॉल r है वो इक्वल हो जाए किसके? r के, मतलब पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र। तो पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? आइए देखते हैं। तो B बराबर, जहां ये वाला r है वहां पर, सॉरी, जहां पर ये वाला r है वहां ये रख दो, क्योंकि ये r इस r के बराबर है। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपान में 2 पाई i बटे में r, ठीक है, पृष्ठ पर आ गया। अब इसके इस बेलन के अंदर किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र, जैसे इसका मैं फिगर फिर से एक बार बना दे रहा हूँ। ये लो, इसमें धारा बह रही है i और बेलन की त्रिज्या है r, बेलन की त्रिज्या है r, बेलन की त्रिज्या है r। अब इस पॉइंट पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर, बेलन के अंदर ही, यही b पॉइंट हमारा है। और हमने इस पे एक लूप खींचा और इसकी त्रिज्या हमने मान ली r। अच्छा, अब की बार स्मॉल r कहाँ है? अंदर है। अब की बार स्मॉल r कहाँ है? अंदर है। दूसरा केस देखते हैं, इसको नोट कर ले, मिटा दें, इतना मिटा दें, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करें, ठीक हो गया। देखते हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर धारा बह रही है I। अब यहाँ पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र इस पॉइंट पर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें भी dl लेना पड़ेगा, इसमें भी ले लिया dl, और यहाँ पर भी हमें चुंबकीय क्षेत्र b मानना पड़ेगा, और इसका रेखीय समाकलन कर दो। तो b डॉट dl, इसका रेखीय समाकलन करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? म्यू नॉट सिग्मा i और इनटू में सिग्मा i इनसाइड, सिग्मा i इनसाइड और इनटू में म्यू नॉट, यही तो होगा, ठीक है। अब दिक्कत ये है, दिक्कत क्या है? यहाँ पर तो ये भी b dl हो जाएगा, b dl cos
0 हो जाएगा क्योंकि ये तो अजंक्शन है। अच्छा, उसके बाद में आई इनसाइड, समस्या यही है कि आई इनसाइड कैसे निकालें। देखो तो यहाँ पर ये बेलन हमने क्या माना है कि ये बेलन हमारा ठोस है। बेलन कैसा है? ठोस है, खोखला नहीं है। अभी खोखला वाला भी बता देंगे। तो अगर बेलन ठोस है तो इस पूरे में धारा कितनी बह रही है? आई। पूरे में धारा कितनी बह रही है? आई। तो अगर मैं ये बोलूं आपसे कि यहीं पे मैं कर देता हूं आई इन साइड इनटू में म्यू नॉट, मैं यहीं पे करके दिखा देता हूं। देखो पाई आर स्क्वायर मतलब बेलन के पूरे आयतन में जो धारा बह रही है वो आई बह रही है। तो एकांक आयतन में धारा कितनी बहेगी? यहाँ पर 1 रख दो तो बटे में पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो इतने क्षेत्रफल में, सॉरी एकांक क्षेत्रफल में धारा आई बह रही है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में धारा बह रही है आई, एकांक क्षेत्रफल में धारा कितनी बह रही है? आई अपान में पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो इतने क्षेत्रफल में धारा कितनी बहेगी? इसका क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो एकांक क्षेत्रफल में इतनी धारा, तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितनी धारा हो जाएगी? तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। इस पाई से ये पाई कट जाएगा तो आई इंटू में आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। तो कुल धारा कितनी है इसके अंदर? आई आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये बी तो कांस्टेंट है और डीएल का हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे डीएल को, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई इनसाइड कितना है? आई आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर इंटू में म्यू नॉट। अच्छा, अब इस डीएल का समाकलन क्या होगा? तो डीएल का समाकलन हो जाएगा 2 पाई आर। और ये कौन सा केस है? ये दूसरा केस है, जब ये आर जो है वो छोटा है किससे? आर से। जब आर ये है इसके बेलन की त्रिज्या से भी छोटा है तब का एक केस है। तो यहाँ पर हो गया आई आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर इंटू में म्यू नॉट। इस आर से ये स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर ये बचा 2 पाई चला जाएगा नीचे। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आई अपान में 2 पाई और इंटू में आर बटे में आर स्क्वायर और इंटू में म्यू नॉट। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र आ गया बेलन के अंदर किसी बिंदु पर, बेलन के अंदर किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र इतना आ गया। इसको आप नोट कर लें, वीडियो को रोक के आप नोट कर लें, ठीक है। समझाने की जरूरत है, एक बार फिर से देख लें। ये बेलन है, बाहर हमने ज्ञात कर लिया, पृष्ठ पर हमने ज्ञात कर लिया चुंबकीय क्षेत्र, अंदर ज्ञात करना था तो अंदर जिस पॉइंट पर ज्ञात करना था उससे होता हुआ एक लूप खींचा। अच्छा, अब इस लूप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि इस लूप के अंदर धारा कितनी बह रही है? तो पूरे बेलन के क्षेत्रफल में धारा बह रही है आई। तो एकांक क्षेत्र में धारा कितनी बहेगी? इतनी। अगर एकांक क्षेत्र में धारा इतनी बहेगी तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्र में धारा कितनी बहेगी? तो इतनी बहेगी। कितनी? यहाँ पर एक आटा पीटी थोड़ा हुआ और यहाँ पर इतनी धारा बहेगी। जब इतनी धारा बहेगी इसका मतलब सिग्मा इनसाइड जो है वो इतना है। तो सिग्मा इनसाइड हमने यहाँ पर ये रख दिया और b इंटू डीएल, डीएल का मतलब हो गया 2 पाई आर। इस आर से ये वाला आर कट गया और उसके बाद ये फाइनल जो हमारा आना था वो ये आ गया। और इस म्यू नॉट को अगर थोड़ा और सिस्टमेटिक इसको लिख दें तो इसको हो जाएगा म्यू नॉट अपान में 2 पाई आई आर अपान में आर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल डेरिवेशन निकलता है कि बेलन के अंदर किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। नोट कर लीजिए, हो गया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि खोखला बेलन होता तब क्या होता। अगर बेलन कैसा होता? खोखला होता तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता। तो ये हमारा बेलन है और ये अब की बार कैसा है? खोखला है, इसमें धारा आई, धारा क्या बह रही है? आई। इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। त्रिज्या कितनी है? आर है। अच्छा, त्रिज्या आर है। अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट पर मैं चुंबकीय क्षेत्र दिखाओ जिसकी दूरी यहाँ पर ये कितनी है? आर। दूरी कितनी है? आर है। अब इस पॉइंट पर अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो इससे होता हुआ एक लूप खींचेंगे, इससे होता हुआ एक लूप खींचेंगे। इस लूप की त्रिज्या कितनी है? आर है। अब इस लूप की त्रिज्या जब आर है तो यहाँ पर हम कोई भी कहीं किसी पॉइंट पर हम डीएल ले लेंगे और वहां पर हम वेक्टर बी ले लेंगे और उसका हम कराएंगे रेखीय समाकलन और इसका हमने करा दिया रेखीय समाकलन। ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा
सिग्मा इन साइड और इनटू में म्यू नॉट। ठीक है, सिग्मा इनसाइड कितना है, तो देखना इसके अंदर इस लूप के कुल धारा कितनी है, आई, क्योंकि एक तार में धारा एक ही धारा बह रही है, आई, क्योंकि तार ही एक है तो धारा भी भाई आई ही रहेगी। तो यहाँ पर सिग्मा आई बराबर कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, और इनटू में म्यू नॉट, और यहाँ पर जो बीडीएल है वो बी डीएल कॉस 0 हो जाएगा। अच्छा, cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और ये b कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचा dl i इंटू में म्यू नॉट, और इस dl का जो समाकलन करेंगे तो आएगा 2 पाई r और i इंटू में म्यू नॉट, तो इस b का मान आया i इंटू में म्यू नॉट अपान में 2 पाई r। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू नॉट अपान में 2 पाई और इंटू में i बटे में r। ये हमारा आ गया चुंबकीय क्षेत्र। अगर बेलन से कोई बाहर पॉइंट है तो देखो सेम आया, जो खोखले बेलन के लिए, जो ठोस बेलन के लिए था वही खोखले बेलन के लिए भी आया। अच्छा, ये खोखला बेलन है, ये बेलन कैसा है, खोखला बेलन कैसा है, खोखला बेलन। अच्छा, अब आते हैं इसके अंदर किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो इसके अंदर हमने मान लिया कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ये दूरी कितनी है यहाँ से r है, ये दूरी स्मॉल r है। तो अगर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो इससे होता हुआ एक लूप बनाओ और यहाँ पर dl ले लो और b ले लो। अब इसका b डॉट dl कर दो, तो b डॉट dl का रेखीय समाकलन अंदर केस ले लेते हैं। ये पहला केस था जब r छोटा है किससे, r से, मतलब बाहर है। दूसरा केस जब ये r छोटा है, ये r छोटा है इस r से, जब ये r इस r से भी छोटा है तब हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने जा रहे हैं। तो होगा b डॉट dl और यहाँ पर म्यू नॉट सिग्मा i इनसाइड इनटू में म्यू नॉट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे b डॉट dl। अब यहाँ पर सिग्मा इनसाइड कितना है, तो अंदर कोई धारा है, बेलन खोखला है, धारा उसके पृष्ठ पर बहती है। जब कभी भी खोखले बेलन का हम जब स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ रहे थे तो खोखले बेलन के अंदर आवेश नहीं था, तो यहाँ जब पढ़ रहे हैं एम्पियर का नियम, तो खोखले बेलन के अंदर धारा नहीं है, तो धारा का मान कितना है, 0। धारा का मान कितना है, 0, तो ये पूरा हो गया 0। तो इसका मतलब ये b डॉट dl का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी क्या आएगा, 0। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। इतना आप लोग नोट कर लें, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नोट कर लें इसको। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल ऑफ यू, वीडियो देखने के लिए। नोट कर लें।